आपके साथ अनुराग मुस्कान किस्सा कुर्सिका में आज हमारा सफर आ पहुंचा है कानपुर में। बचपन में जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो खेल खेल में कानपुर के नाम पर कान पकड़ लिया करते थे और नागपुर के नाम पर नाक पकड़ लिया करते थे। मैं सुबह से कानपुर में हूं, देख रहा हूं कि हर कानपुर वाला कानपुर के नाम पर कान पकड़े हुए बैठा है। कांग्रेस का नाम लीजिए, यहां के लोग कान पकड़ लेते हैं। बीजेपी का नाम लीजिए, यहां के लोग कान पकड़ लिया करते थे। मैं सुबह से कानपुर में हूं, देख रहा हूं कि हर कानपुर वाला कानपुर के नाम पर कान पकड़े हुए बैठा है। कांग्रेस का नाम लीजिए, यहां के लोग कान पकड़ लेते हैं। बीजेपी का नाम लीजिए, यहां के लोग कान पकड़ लेते हैं। सपा बसपा के नाम पर कान पकड़े हुए बैठे हुए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए किस्सा कुर्सिका के लिए। बहुत बहुत स्वागत है यहां की जनता का हमारे शो में, और जनता के नुमाइंदे और उनके प्रतिनिधि हमारे बीच इस वक्त खड़े हुए हैं। इनका मैं एक बार तारुफ कराना चाहूंगा। इरफान सोलंकी साहब अभी पिछले कुछ दिनों पहले किसी तारुफ के भी मोहताज नहीं रहे। हमारे साथ इरफान सोलंकी साहब समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है इरफान सोलंकी साहब आपका। कांग्रेस से हमारे साथ मोहम्मद नईम साहब है। मोहम्मद नईम साहब बहुत बहुत स्वागत है। अतहर नहीं मैं बीजेपी से भूपेंद्र त्रिपाठी। भूपेंद्र त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ, और अतर नहीम, आपको अतर नहीम कहूंगा। अतहर नईम, अतर नईम, ठीक है। मेरे पास जो नाम लिख के आया वो मोहम्मद नईम आया, उनकी गलती। मोहम्मद अतर नहीम कह सकते हैं। अतहर नईम केवल अतहर नईम कहेंगे साहब आपको। चलिए, तो अतहर नईम साहब, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछ लेता हूं क्योंकि सीट आपके पास। यहां जब से कानपुर में मैं आया हूं, हर चौराहे पर मैंने देखा कि श्री प्रकाश जायसवाल साहब के पोस्टर बैनर लगे हुए, कांग्रेस को वोट दीजिए, श्री प्रकाश जायसवाल को वोट दीजिए। किसी भी पोस्टर पर राहुल गांधी की फोटो नहीं है, किसी भी पोस्टर पर सोनिया गांधी की फोटो नहीं है। कांग्रेस में इन दोनों की फोटो के बिना काम नहीं चलता। श्री प्रकाश जायसवाल का काम कैसे चलेगा? नहीं साहब, ऐसा मान ही नहीं सकते कि उनकी फोटो नहीं है। हो सकता है किसी एक आदमी न हो, सब में उनकी लगभग फोटो है। चलिए मेरे साथ शो के बाद चलेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। चलने को तैयार, कम से कम 100 बैनर पोस्टर ऐसे। मगर मैं भी श्री प्रकाश जायसवाल, मैं भी 100 के आसपास, क्योंकि नुमाइंदा जो होगा वो आगे होगा। मैं भी 100 आपको दिखा दूंगा जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सोनिया गांधी, राजीव गांधी रखे हैं। नहीं, सड़कों पर लगे हुए हैं। सड़कों पर नहीं लगे हुए। मैं आपको दिखाता, नगर निगम उतार ले। मैंने जनता से पूछा, मैंने कहा ऐसी क्या बात है? बोले केंद्र ने जो वादे किए थे कानपुर से एक भी पूरा नहीं हुआ। श्री प्रकाश जायसवाल साहब अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, श्री प्रकाश जायसवाल जी अपने काम पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनका चेहरा तो आगे होगा ही होगा, नुमाइंदा। अच्छा, उनका चेहरा आगे होगा ही होगा, नुमाइंदा, ठीक है। चलिए, मैं आपसे सवाल पूछूंगा भूपेंद्र त्रिपाठी जी। कल हमने देखा मोदी का जलवा पूरे बनारस में। सवाल ये उठता है कि वो जलवा यहां पर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरह का मुझे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स इनके दिखाई दिए ना श्री प्रकाश जायसवाल साहब के, वैसे जोशी साहब के मुझे दिखाई दिए जिसमें लिखा हुआ है कि अब की बार बीजेपी सरकार। पूरे देश में तो मोदी सरकार आने वाली है। मान्यवर, बड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं। जब से मुझे राजनीतिक गतिविधियों की याद है, 1985 से राजनीति देख रहा हूं। विभिन्न राजनीतिक दल के लोग चुनाव लड़ते थे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं आपके मुरलीधर जोशी ने अपने होर्डिंग्स पर क्यों लिखा है अब की बार बीजेपी सरकार, जबकि पूरे देश में स्लोगन तो अब की बार मोदी सरकार का चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी आत्मा है और मान्यवर मोदी जी शरीर है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी एक दूसरे के यानी अलग नहीं है। यानी जोशी साहब की आत्मा से शरीर गायब है। जोशी साहब के शरीर में आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है कि शरीर नहीं है? वो तो सिर्फ बीजेपी का नाम ले रहे हैं। उन्होंने तो पिछले दिनों कह भी दिया था। भारतीय जनता पार्टी आत्मा है, मोदी जी शरीर है, समरूपता है। मान्यवर जोशी जी हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता के 125 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में माननीय मोदी जी आज इस भारतवर्ष में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और 16 मई के बाद आप देखिएगा इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पदभार ग्रहण करेंगे। शरद पवार साहब तो कह रहे मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह बनेंगे। शरद पवार, शांत हो जाइए, सुनिए भाई साहब, ये रैली में कीजिएगा इनके साथ आराम से। हाँ ठीक है, बोलिए सर। शरद पवार सुशील कुमार शिंदे के बयानों में नहीं जाना चाहता हूं। शिंदे जी ने कहा था कि जिस प्रकार से जनता फोर्स घोटाला भूल गई है,
इसी तरह 1,86,000 करोड़ के कोयले घोटाले को भी भूल जाएगी। लेकिन मेरे मित्रों, कानपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता इस कोयले घोटाले को भूलने वाली नहीं है। और कानपुर महानगर में इस कोयला घोटाले को लेकर के आज जनता ठीक है अच्छा, कोयला घोटाले की बात करूंगा, कोयला घोटाले की बात करूंगा। इरफान सोलंकी साहब, श्री प्रकाश जी, ठीक है, आराम से सुन लो। आप जितना हल्ला मचाओगे आपके नेता की आवाज उतनी कम आएगी। हाँ ठीक है, मैं कोयला घोटाले की बात करूंगा। ठीक है, इरफान सोलंकी साहब, इनके जो उत्तर प्रदेश प्रभारी अमित शाह, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि मोदी की सरकार आएगी तो नेताजी की अपने आप चली जाएगी। क्या सरकार? आप संविधान जानते हैं और माशाल्लाह हम सब जानते हैं, कम से कम 2017 तक तो हमारी सरकार है, तो इसमें तो झूठे हैं और झूठ बोलना इनकी परंपरा है, जिसके वो अच्छी तरह निभा लेते हैं। और आपके सामने झूठ बोला, संविधान कहाँ ले जाएंगे 2017 तक? क्योंकि मैं मोदी जी का प्रभाव, देखिए ये बोल रहे थे, मैंने इनको नहीं सोचा। 2017 तक, क्योंकि मेरी बहुमत है, बहुमत की तो सरकार नहीं गिरती है, तो 2017 तक तो हम रहेंगे। तो अमित शाह को आप ये बताइए कि झूठ बोलना बंद कर, गिरा देंगे। हाँ तो ख्याप में तो छिछरे ने भी तो कहा था सपा के काफी सारे जो विधायक उनके संपर्क में है। नहीं, बिल्ली को ख्वाब में छिछरे नजर आते हैं, तो इनको भी वही चीज नजर आ रही, इसमें कोई फर्क नहीं। सोच समझ कर बोलिए, किसी के बारे में ऐसी विवादास्पद टिप्पणी करने से बचिए कि कल को किसी को आपत्ति और नहीं, मैंने कहा ख्वाब में ऐसे कैसे गिर सकती है जब हम सत्ता में है। ऐसे भी अभी ये पूरे चुनाव चल रहा था कि अब गिर जाएगी केंद्रीय सरकार के, है क्या गिर गई? कहीं कुछ नहीं। संदीप जैन साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, आपके लिए बड़ा अच्छा सवाल मेरे पास ये है, कल मुंह फुलाने की क्या जरूरत थी? इतना जनसैलाब काशी में उमड़ा, अरविंद केजरीवाल एकांतवास में चले गए, क्यों? एक्चुअली हम एक हार का अंदेशा सताने लगा। राजनीति की व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आज हमारे यहाँ के ड्राइंग रूम में, जहां पर पहले कभी क्रिकेट की बात होती थी, जहां पर पहले कभी मूवीज की बात होती थी, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आज हमारे घरों में ड्राइंग रूम के अंदर जो हमारे रिलेटिव्स आते हैं, जिन्होंने आज तक कभी भी राजनीति से सरोकार नहीं रखा, आज उनके लिए सबसे प्यारा विषय एक राजनीति है और आज वो राजनीति को डिस्कस करते हैं। और जितने भी अच्छे लोग हैं वो राजनीति में आ चुके हैं, जितने भी अच्छे लोग चुके हैं, जितने ठीक है, मैं बात कर रहा हूं। जो लोग अपने ड्राइंग रूम में और बेडरूम में बैठकर राजनीति डिस्कस करने लगे अरविंद केजरीवाल के वजह से, आपका जो कहना है, तो मैं बता दूं आपको कि वो लोग इतना भी समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में नौसिखिए खिलाड़ी हैं। देखिए हम बता दें, भागना आता है उनको। देखिए हम बता दें, आज की तारीख में एक बात तो तय है कि चूंकि हमने राजनीति में अभी पदार्पण किया है, हो सकता है कि कहीं पर हम इसमें एक कोई निर्णय लेने में हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो सकता है करते हैं, लेकिन इससे कहीं पर भी हमारी नियत पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। चलिए माना तो सही इन्होंने, साथ ही एक भी भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं, एक भी भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं। एंकर महोदय पर कई चुटकुले अरविंद और दूसरी बात, एक बात मैं और कहूँगा, एंकर महोदय, आज की तारीख में टाइम एक निष्पक्ष एजेंसी है और टाइम की उस एजेंसी ने भारत में 84 सालों के बाद 1930 में गांधी जी को चुना था और आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी को टाइम ने चुना है, जो कि अपने आप में भारत के लिए गौरव का विषय है। हाँ, उन्हीं अरविंद केजरीवाल के बारे में अभी एक चुटकुला पढ़ा मैंने कि वो भागे चले जा रहे थे, लोगों ने उनसे पूछा कि राहुल से भाग रहे हैं या मोदी से भाग रहे हैं? देखिए मैं जिम्मेदारी से भाग रहा हूं। आज आप कहते हो भागे चले जा रहे हैं, बोले मैं जिम्मेदारी से भाग रहा हूं। भागने को लेके हमारे जो इंडिया के आज सुन लीजिए, आज हमारे भारत के आइकॉन हैं, वो है मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह भाग, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हाँ, इस पर भी चुटकुला था कि मिल्खा सिंह ने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की? अरविंद केजरीवाल के भागने से प्रभावित होकर, आज हम यहाँ पर एजेंडे से प्रभावित, आज हम यहाँ पर राजनीति को एक नई दिशा देने आए हैं। हम यहाँ पर अपने जन लोकपाल और स्वराज के लिए आए हैं। भ्रष्टाचार की आड़ में जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है विकास की आड़ में, उसको हम रोकेंगे, जन लोकपाल बिल लाएंगे और उससे हर मोहल्ले और हर गांव को ताकत देंगे। इसलिए हम आए। वो तो आप नहीं ला पाए, दिल्ली विधानसभा में नहीं ला पाए। मैं जनता के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले कोयला घोटाले की बात हुई थी। नईम साहब यहाँ पर कोयला घोटाले में हालांकि श्री प्रकाश जायसवाल कह चुके हैं कि जोशी जी अगर साबित कर देंगे कि मेरा हाथ है। मेरा सवाल ये कि कहावत है कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, ये तो कोयला मंत्री थे, कैसे मान ले काले नहीं होंगे इनके सामान्य अंक के हाथ? मैं कोयले के आरोप पर और एक जोशी जी के लिए बात कह देना चाहता हूं। मैं श्रीमान जी को नहीं जानता कि इनकी क्या क्षमता है भारतीय जनता पार्टी में। राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, 6 महीने पहले जब श्री प्रकाश जायसवाल जी ललकार कर कहते हैं, आपने भी कवर किया होगा, उसमें उन्होंने जब सीना ठोका था उनका बटन भी टूटा था।
कि यदि ये आरोप सही साबित होता है, क्योंकि उनके दौर का तो कुछ है ही नहीं, पहली बात, अगर ये आरोप सही साबित होता है तो वो राजनीति छोड़ देने को तैयार है। उसके बाद जोशी जी आए, एंकर महोदय, जोशी जी आए, जोशी जी ने भी उसी बात को दोहराया, उन्होंने फिर उसी बात को कहा। जोशी जी के कोई साथी मेंबर पार्लियामेंट आए, उन्होंने भी दोहराया, अगर मैं इन पर 100 करोड़ का मानहानि का आरोप कर देंगे झेल पाएंगे भला? एक बात मैं जोशी जी और मोदी के रिश्तों पर थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ। जोशी जी का, जोशी जी और मोदी का रिश्ता देख लीजिए, क्योंकि मोदी जी के मोदी जी के प्रस्तावक में पहला नाम जोशी जी का होना चाहिए था। वहाँ के सिटिंग एमपी हैं, वो न मिले बिस्मिल्लाह खां उनके परिवार की खुशामद कर रहे हैं। इसका मतलब जोशी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने यहाँ हराने के लिए भेजा है, शिवप्रकाश जायसवाल के सामने जमानत जब्त कराने के लिए। अच्छा ठीक है, सोलंकी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप बोलिए, आपकी आवाज सुन रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, नईम साहब ने कहा कि वो कह रहे मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर घोटाला। अरे भाई, वो इस्तीफा देने लायक बचेंगे कहाँ? जब वो जीतेंगे तो इस्तीफा देंगे, उनकी तो जमानत जब्त होने जा रही है। वो खामखा इस्तीफा दिए दे रहे। माननीय जोशी जी, कानपुर महानगर की जनता लाखों वोटों से जिता करके कानपुर महानगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय। अरे लेकिन जोशी जी तो कानपुर आना ही नहीं चाहते थे, कानपुर की जनता उन्हें नहीं चाहती है। ये सपा के लिए कह रहे हैं, आप बात तो सुनिए इनकी। देखिए, मैं नईम अतहर साहब अभी कह रहे थे, ये कपोल कल्पित कांग्रेस की नीति, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजादी के बाद से जब से कांग्रेस की शासन सत्ता आई, कभी लुभावने नारे, गरीबी, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ विकास कराओ, 15 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर किया, गरीब हट गए, 15 करोड़ लोगों को किया। इस बार कानपुर में क्या होगा? गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटी। कानपुर की बात करते हैं क्योंकि कानपुर में है, एक भी मिल चालू नहीं है। नईम साहब यहाँ पर मिल के बारे में मैं बता दूं कि जो केंद्र से प्रस्ताव भेज दिया गया उत्तर प्रदेश शासन को, अगर वहाँ लंबित पड़ा रहे तो क्या किया जा सकता है कि एक मिल बेच करके दूसरी मिल को चलाने का प्रस्ताव हो जाए। फ्री होल्ड नहीं किया मौजूदा सरकार ने या इससे पहले की सरकार ने। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कानपुर एक उदार हृदय का शहर है। हम हाथ जोड़ के अतिथि देवो भव कहते हैं, आज वो हमारे अतिथि हैं और हम उनका सम्मान आदर करते हैं। लेकिन कानपुर ने आज तक कभी भी किसी अतिथि को अपना मैंडेट नहीं दिया है। दूसरा, जो व्यक्ति खुद मन से दुखी हो, आज जोशी जी का दुख सबने देखा कि वाराणसी में जब उनको टिकट नहीं मिला तो उनको कितना दुख था। एक दुखी व्यक्ति कैसे जीत सकता है, ये मेरे लिए एक सवाल की बात है। एक दुखी व्यक्ति कैसे जीत सकता है? चलिए शांत हो जाए, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। भाई, नारेबाजी बाद में कर लेना यार। हाँ चलिए, एक मिनट आराम से बैठे रहिए, मैं आपकी जगह पर आऊंगा, पहले पीछे जाऊंगा, फिर आगे आऊंगा। हाँ, मैं हटा दूंगा, हटा देंगे, पुलिस हटा देगी। आपको सवाल पूछना है, पूछिए। मेरा सवाल ये है, यदि प्रधानमंत्री मोदी हारते तो क्या किसका स्वराज बन सकती है? अरे कानपुर में है, कानपुर की बात कीजिए ना आप। काशी की बात कल हो गई दीपक जी के साथ। बोलिए, कानपुर के बारे में कोई सवाल पूछना है? चलिए बाद में पूछेंगे। अमरीश मेरा सवाल जोशी जी से है कि जोशी जी चूंकि पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, फिर भी दिल्ली में जब घोषणा पत्र तैयार कराने जाते हैं तो हिंदुत्व की भावना को कैश कराते हुए उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा डलवाया, जबकि बद्रीनाथ और केदारनाथ में इतनी बड़ी प्रलय आई, क्या उन्होंने तब पहाड़ का और हिंदुओं का ख्याल नहीं आया? क्या ये हिंदुत्व को कैश कराने की साजिश है कि इंसानियत की बात हो रही है? क्या बद्रीनाथ और केदारनाथ हिंदू नहीं जाता है जो राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने डाला है? यानी सिर्फ चुनावों के लिए हिंदुओं की परवाह। सवाल पूछना है आपको? सवाल पूछना है इधर से किसी को? पूछिए। मेरा एक सीधा सा सवाल ये है कि इस उत्तर प्रदेश ने इस देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, क्या यही गलती उत्तर प्रदेश की जो आज स्थिति है इसकी है? ये सवाल है मेरा कांग्रेस से। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इस देश को उत्तर प्रदेश ने दिए और उत्तर प्रदेश की स्थिति आज कैसी है ये सब कोई जानता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कैसी है ये भी सब जानते हैं। आपने सवाल तो पूछ लिया कांग्रेस से, वो जवाब क्या देंगे? एक मिनट, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा भाई, सबके पास आऊंगा, मेरे पास रहने दीजिए, आप पूछिए। मैं बीजेपी वालों से ये पूछता हूं कि मोदी साहब गुजरात का मॉडल कह रहे हैं
गुजरात को मोदी ने लूट लिया। एक रुपए मीटर में अदानी को पूरी भूमि दे दी और लूट लिया। मोदी देश को लूटने वाला है। जब गुजरात को लूटा तो देश को लूटने आया, ये कभी नहीं होने दिया जाए। अच्छा, टॉफी वाला बयान, हाँ पूछिए। मैं भाजपा के सम्मानित प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि कानपुर भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई योग्य उम्मीदवार आपके पास नहीं था जो आपने हाईजैक करके मैं भाजपा के सम्मानित प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि कानपुर भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई योग्य उम्मीदवार आपके पास नहीं था जो आपने हाईजैक करके यहाँ पे लाए गए हैं उम्मीदवार आप? चलिए इसी सवाल के साथ पूछ लेता हूँ त्रिपाठी जी। अब मैं पूछूंगा ना, बार बार आऊंगा। त्रिपाठी जी, कोई योग्य उम्मीदवार कानपुर में नहीं था जो आपको जोशी जी को लाना पड़ा? वो भी नाखुशी में आए हैं बेचारे। कानपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता योग्यता रखता है, लेकिन मान्यवर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हो जाए तो ये लड़ जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कानपुर महानगर का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय नेतृत्व देना चाहता था, इसलिए मान्यवर जोशी जी को कानपुर से उन्होंने लाए हैं और निश्चित रूप से मान्यवर जोशी जी लाखों वोटों से यहाँ से सांसद बनेंगे। सुनी सुनाई बातों पर कपोल कल्पित बातों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। मान्यवर जोशी जी जैसा उद्भट विद्वान भारतवर्ष में फिर तीन बार से श्री प्रकाश जायसवाल कैसे आ रहे हैं? फिर 3 बार से श्री प्रकाश जी इस कानपुर महानगर में आ रहे हैं। कैसे? परिस्थितियों बस वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पूछ लेता हूँ, श्री प्रकाश जायसवाल ने यहाँ कोई काम कराया है क्या? कानपुर में कोई काम नहीं कराया। कितने सारे हाथ उठ रहे हैं, 50 लोग 100 हाथ उठ रहे हैं यहाँ पर। श्री प्रकाश जायसवाल ने कोई काम नहीं कराया। जोशी जी की तो लॉटरी लग गई। सन 52 से लेकर आज तक किसी भी सांसद ने इतना काम नहीं। बैठिए आता हूँ आंटी, बैठिए ना, आता हूँ। हाँ, देश का मैंने तो जनता से पूछा। आप जनता नहीं है, आप कांग्रेसी हैं। बैठिए, मैं पार्टी वालों से बात कर नहीं रहा हूँ, मैं आम जनता से बात कर रहा हूँ। बैठिए ना भाई साहब। अरे आप यहाँ कैसे आ गए? बैठिए। इधर से सवाल लेंगे। सवाल पूछिए। आप बैठिए। मेरे सामने 2 सत्ता दल के खड़े, एक सेंट्रल से और एक यूपी मिनिस्ट्री से। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने आपस की लड़ाई में कानपुर की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? कानपुर के विकास से क्या कर रहे हैं? अभी आपने ये कार्यक्रम चालू करने के पहले देखा क्या जनरेटर चल रहा था, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कानपुर की सड़क गड्ढों में है। इसकी चर्चा नहीं की, सिर्फ इसलिए कि जोशी बाहर से आए हैं और श्री प्रकाश घोटाला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, सुरेंद्र मोहन जी के लिए पहले बताएं कि राजू श्रीवास्तव वहां के प्रत्याशी थे, इस्तीफा देके क्यों चले गए? क्या कारण था? आप जवाब दें। विकास की बात करें, झगड़े की नहीं। कानपुर की जनता विकास चाहती है, झगड़ा नहीं। बहुत बढ़िया सवाल है। सोलंकी साहब जवाब दीजिए इसका। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, दोनों एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करते रहते। कानपुर का जिक्र कोई नहीं करता, जबकि मौजूदा सांसद कांग्रेस का है। क्या हम समझ भाई चिल्ला रहे थे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल था। अच्छे सवाल समाजवादी पार्टी सरकार नहीं सुनती है, इरफान सोलंकी साहब। सुना आपने, सब कुछ है। उन्होंने पूछा कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में ही लड़ते रहते, विकास की बात कोई नहीं करता। भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ हमारी ऐसी सरकार है। आप पिछले 2 साल का इसका इतिहास जोर मौसेरे भाई है। आप बोलिए। देखिए, हमने यहाँ पे ऐसी बनाया 300 करोड़ रुपए का, वहाँ हमारे खेत की बच्चियां जाएंगी पढ़ने, 55 करोड़ रुपए की सड़कें। अरे लेकिन उन बच्चियों को तो नेताजी ने और डरा दिया, ये कह के सरकार आएगी तो रेप कानून में बदलाव कर देंगे। लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो आप क्या कहते हैं? उन बालिकाओं को तो और डरा दिया नेताजी ने। देखिए, आप जिसका चाहे बयान कैसे पेश कर सकते हैं? नहीं, बयान में कैसे, यही तो बोला था। आपके अंदर पूरी पावर है, जिसका एडिट चाहे एडिट कर दे, जिसका चाहे पूरा नहीं, बिल्कुल एडिट नहीं। ये तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। बयान पूरे देश ने सुना था, बयान पूरे देश ने सुना था। अच्छा, ये बताइए, अमित शाह कह रहे हैं कि उनकी सीधी टक्कर बहुजन समाज पार्टी से है। आपको तो गिनती में ले ही नहीं रहे वो, जबकि मौजूदा सरकार आपकी है। अब हमने वो तो कह रहे मेरा मुकाबला बहन जी से है बीजेपी का। चलो अच्छा, सपा को तो वो गिनती में नहीं ले रहे। भाई साहब, एक झूठे बच्चे का कोई मुकाबला किसी से नहीं।
जब उसने आपसे चैनल में कह दिया कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम यूपी की सरकार गिरा देंगे, तो झूठे ऐसे आदमी। अब आप ही के विधायक उनके संपर्क में है तो इसमें वो क्या करें? नाम बताइए। चलिए मैं सवाल लेता हूँ। सवाल बाबूजी का सवाल, बाबूजी का सवाल, बहुत देर से खड़े, पूछिए। कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना है कि कांग्रेस की सरकार देश में 50-60 साल लगातार शासन में रही, कानपुर की सारी मिलें बंद हो गई, ले दे के एक मिल लाल मिल चल रही है, उसमें भी जायसवाल की टेढ़ी निगाह लगी हुई है। जायसवाल की सारी निगाह कानपुर की BIC और NTC की जो प्रॉपर्टी है उसकी परचेजिंग में लगी हुई है। मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्या कानपुर औद्योगिक नगर था, मिलें बंद हो गई, क्या कभी उन्होंने मिलों को चलाने के लिए कोई प्रयास या पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन किया? नहीं किया। दूसरा सवाल आप पार्टी से, केजरीवाल जी अन्ना जी के साथ आंदोलन करके आगे बढ़े, किंतु जब दिल्ली में नंबर आया उनका सरकार बनाने का तो दिल्ली से भाग खड़े हुए। अब वो मोदी से लड़ने गए हैं बनारस। जनता स्वयं इसमें विचार करेगी और मैं उनसे पूछता हूं कि उन्होंने दिल्ली में रह करके 5 साल चला करके क्यों नहीं दिखाया, मुख्यमंत्री रहने के बाद बनारस क्यों गए? चलिए ये 2 सवाल याद रखिएगा कांग्रेस और आपसे। सवाल यहां से और ले लो। हाँ, अब आप तो नमो की टोपी लगाए हैं, आपसे क्या बात करें? ठीक है, ठीक है। 2014 का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय नाम एक संदेश दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पे असफल रही है। फिर आप कुर्सी से मोह क्यों कर रहे हैं? दूसरे को मौका क्यों नहीं देते? क्यों तो चिपके हुए हैं कुर्सी से? जब आप नहीं कर सकते हैं, आपने स्वीकार कर लिया कि हम असफल हैं, तो आप दूसरों को मौका दीजिए। ये सवाल किससे आपका? अतः नईम जी से। नईम साहब से। तो आप ही ने तो चुना श्री प्रकाश जायसवाल को, चिपकाया तो आप ही ने कुर्सी से उनको। देखिए, जो कांग्रेस की सरकार थी 60 साल उन्होंने राज्य किया, देश को बिल्कुल अंधकार में डुबो दिया। सवाल मेरा यह है कि यहाँ हमारा एक विधायक खड़ा है, मैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रही हूँ, जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतनी खराब टिप्पणी की। इस बार महिलाएं 50% की उसमें भागीदारी में है। इस राष्ट्रीय अध्यक्ष को और ये जो हमारा सांसद है जिन्होंने महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी की, जिन महिलाओं के पेट से पैदा हुए उनके बारे में टिप्पणी की, इस बार महिलाएं उनको वोट की चोट देकर श्री प्रकाश जायसवाल का सफाया हो जाएगा। आखिरी सवाल, जीते तो क्या करेंगे कानपुर के लिए? आखिरी सवाल एक लाइन में। रुके हुए विकास हैं जिनकी ये पूरी लिस्ट है, जोशी जी जीते तो क्या करेंगे? जोशी जी पूर्ण रूप से कानपुर में जोशी जी विकास करेंगे। चलिए, दोनों के विकास के वादे हैं, लेकिन कौन क्या करेगा ये जनता बेहतर जानती है। मतदान का दिन करीब आ रहा है। कानपुर की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा। आपको विकास की राह पर आपका ही वोट ले जा सकता है। किस्सा कुर्सी का मैं कानपुर से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कानपुर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।